नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बड़ी खबर बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, सोचिए कि क्या हो कि किसी को अगर आजादी की सांस मिले और उसकी सांसों में सांसत ला दी जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही आशीष मिश्रा के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है। आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट से आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने यह अर्जी दाखिल की है। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन लगातार इस बात का जिक्र करता रहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाएंगे, रुकेंगे नहीं, शांत नहीं बैठेंगे। आशीष मिश्रा जिसने किसानों की छाती पर गाड़ी चढ़ाई थी, उसको छोड़ेंगे नहीं। और अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर याचिका पहुंच चुकी है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। दिल्ली से अंकुश डोभाल हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अंकुश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है और ये याचिका खुली हवा में सांसों को सांसत देगी क्या? बिल्कुल पूजा, देखिए जब से आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी उसके बाद से लगातार इसे सियासी तौर पर देखा जा रहा था और जो विपक्ष दल है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि ऐसे व्यक्ति को आखिर जमानत क्यों दी जा रही है। लेकिन उस समय भी ये तर्क दिया गया था कि हर व्यक्ति का अधिकार है जमानत करना, हालांकि क्योंकि वो अभी तक दोषी करार नहीं हुए हैं, वो आरोपी इस मामले में है, ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, जमानत उनका अधिकार है। और उसके बाद से लगातार ये जिक्र किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में इस जो जमानत है उसे चुनौती दी जाएगी और अब इसे चुनौती दे दी गई है और ये कहा गया है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाले व्यक्ति हैं और वो गवाहों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ये जिक्र किया जा रहा था कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए जो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सके, जो तमाम सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर सके। ये कहा जा रहा था कि कोर्ट ने आखिर किस आधार पर उसे जमानत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जब ये जमानत 10 फरवरी के दिन दी गई थी, उसके बाद कुछ इसमें कमियां रही थी, कुछ जो काम पूरा करना था वो हुआ और 15 फरवरी के दिन वो बाहर आए। अब 2 ही दिन बाहर आए हुए हैं और इसके बाद ही अब लगातार जो सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर तमाम दर्शक मेरे ख्याल में ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आशीष मिश्रा को जब जमानत मिली तो उस दौरान बीकेयू यानी कि भारतीय किसान यूनियन का एक स्टैंड सामने आया। राकेश टिकैत फ्रंट फुट पर थे, उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं बैठने वाले हैं और हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। तो क्या इस अर्जी के पीछे बीकेयू की भूमिका को हम समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए बीकेयू लगातार हमलावर रहा है। जब से मामला सामने आया था लखीमपुर खीरी हिंसा का, उसके बाद राकेश टिकैत लगातार फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। हमने देखा कि विपक्षी दल और ये कह रहे थे कि सरकार उन्हें रोक रही है। उस वक्त से ही लगातार बीकेयू फ्रंट फुट पर खेल रहा था और ये वही शिव कुमार है, अधिवक्ता शिव कुमार, जिनके कहने जब इन्होंने याचिका लगाई थी उसके बाद ही एसआईटी का गठन भी इन्हीं की याचिका पर किया गया था। और अब चूंकि ये एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं जमानत याचिका को लेकर, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये हलचल है, ये चर्चाएं की जा रही हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीकेयू का हाथ इसमें हो सकता है, क्योंकि बीकेयू लगातार एक बात कह रही थी कि आशीष मिश्रा को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो राज्य गृह मंत्री के बेटे हैं, इन्फ्लुएंस वाले व्यक्ति हैं और वो पूरे पुलिस महकमे पर उनका जो है कंट्रोल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। यही वजह है कि उनके इस्तीफे की मांग भी, जो राज्य गृह मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग भी की जा रही थी। फिलहाल यहां पर बीकेयू की भूमिका को अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये मांग की जा रही थी बीकेयू की तरफ से कि जमानत को खारिज किया जाए, लेकिन जो पक्ष था उसने ये बात रखी कि हर आरोपी के पास ये अधिकार है कि उसे जमानत मिले, चूंकि वो जी पूजा। बहुत शुक्रिया अंकुश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जब आप उत्तर प्रदेश की सियासत का रुख करेंगे तो ट्रैक, ट्रोल, ट्रिम और फिर टर्मिनेट का फॉर्मूला यहां पर अपनाया जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में सभा का सूपड़ा साफ हो गया। इस बार 300 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनेगी, 300 से ज्यादा कमल खिलेंगे। अमित शाह ने कहा, भाजपा गरीब और मजदूरों का कल्याण करना चाहती है, जबकि सपा संपत्ति इकट्ठा करने के साथ परिवारवाद की राजनीति करती है। उन्होंने अखिलेश सरकार में उनके परिवार के ही 45 लोग मंत्री और विभिन्न पदों पर रहे हैं। अमित शाह ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया और कहा कि मोदी सरकार ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम किया है और उनका जीवन सुरक्षित किया है। योगी जी ने
ग्रामीण क्षेत्र में 22 से 23 घंटा और शहर में 24 घंटा बिजली पहुंचाने की शुरुआत करी है। अगर फिर से सपा की सरकार आएगी तो अखिलेश बाबू कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे अखिलेश भाई, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते थे, 200 यूनिट की क्या बात करते हो? आप तो बिजली ही नहीं दे पाते। ये तो मोदी का टीका है। डरकर बाद में अखिलेश ने भी अपना टीका लगा दिया। मगर एक बात मुझे बताओ भाई, अगर मोदी जी ने टीका न लगाया होता तो तीसरी लहर में उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित रहती क्या? जरा जोर से बोलिए, रहती क्या? नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर उनको सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। जब कोरोना आया सभी लोगों के मन में संशय था कि कैसे गरीबों के दिन गुजरेंगे, रोजी रोटी कैसे मिलेगी। रेडी पटरी बंद हो गई, ऑटो रिक्शा बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। रोज का लाकर रोज खाने वाले लोगों के लाले पड़ेंगे। मगर मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को 2 साल तक 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देकर गरीबों के घर में चूल्हा जलाने का काम किया है। तो अमित शाह कहते हैं कि सुपड़ा साफ हुआ है और अखिलेश कहते हैं कि शतक लगा है। जनता बताएगी कि उसने ईवीएम में क्या कैद किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज चुनाव प्रचार के लिए फिरोजाबाद पहुंचे हुए थे। फिरोजाबाद वही जो चूड़ियों के लिए फेमस है। उन्होंने सबसे पहले नसीरपुर में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पहले और दूसरे चरण में सपा ने शतक लगा दिया है, रही बची कसर तीसरा चरण पूरा कर देगा। 7वें चरण में बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग रेलगाड़ी बेच रहे हैं, रेलवे की जमीन बेच रहे हैं, ये लोग जातिगत जनगणना नहीं करा रहे। बीजेपी ने पिछड़ों और अति पिछड़ों दलितों का अपमान किया। इस चुनाव में सम्मान बचाना है और कहा कि सपा सरकार आते ही जातिगत जनगणना होगी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त हो जाएगी, किसानों को लोन फ्री होगा, आलू के लिए विशेष पैकेज देंगे, किसानों की मदद होगी और ये मदद करेगी सपा सरकार। जब से मुकेश वर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी को टाटा किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे सन्नाटा छा जाएगा, सन्नाटा। पहले चरण का वोट तो पता लग गया होगा, दूसरे चरण का भी वोट पता लग गया होगा, ये तीसरा चरण है और चौथा चरण तक समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। पहला चरण दूसरे चरण में शतक लगा दिया कि नहीं लगा दिया, और रहा बचा हिसाब किताब, तीसरा चरण पूरा कर देगा। चौथे चरण के आते आते समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और जब 7वें चरण पे चुनाव पहुंचेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे भूत नाचेंगे, भूत। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोला कि नहीं बोला, और इनके भाषण सुन लीजिए। इनका अगर छोटा नेता है, छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। कह रहे थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाई यहां मौजूद हैं सब, कितनों की आय दोगुनी हो गई? न खाद मिली, न डीएपी मिल पाई। ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, हम उन्हें कह करके जा रहे हैं समाजवादी सरकार आएगी
तो इन नौजवानों के लिए नौकरी, फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम, उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और पिछड़े और दलितों का, अल्पसंख्यकों का जो अपमान किया है, सम्मान बचाने का भी चुनाव है। और समाजवादी लोग सरकार बनने पर जाति जनगणना करा करके हर जाति के लोगों को स्थान और उन्हें सम्मान देने का काम करेंगे। तो प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होना सुनिश्चित है और इस चरण के चुनाव प्रचार में अब केवल 2 दिन का समय ही बाकी रह गया है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। तो वहीं लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी नेता मनोज तिवारी पहुंचे। मनोज तिवारी ने बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया है। 326 का आंकड़ा बता रहे मनोज तिवारी। उन्होंने कहा, यूपी की सत्ता में बीजेपी का कमल खिलेगा, वापसी होगी। हमारे सहयोगी ने लोकसभा सांसद मनोज तिवारी से खास बातचीत की है। आपको बता दें कि सरोजनी नगर सीट हॉट सीट में से एक है। मैं जबरदस्त रिस्पांस देख रहा हूं। राजेश्वर सिंह जी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लोग उनको मतलब हाथों पे बिठा लिए हैं, पलकों पे बिठा लिए हैं और हमें कोई दो राय नहीं कि सरोजनी नगर के चुनाव में जीत के अंतर का इतिहास नया बन जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मनोज जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में हिजाब का मुद्दा गर्म है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि संविधान से चलेगा देश, ना कि सरिया से। वहीं ओवैसी कह रहे हैं कि एक दिन हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी। वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमारी मुस्लिम बहनों को हिजाब में रखकर उनको पीछे क्यों रखना चाहती है, वो सोच क्या है? अभी अखिलेश यादव से पूछा गया ये सवाल तो उन्होंने कहा सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रही है। तो ये उनसे पूछिए, संविधान से ही चलना चाहिए और ये लोग जो महिलाओं को पीछे रखना चाहते हैं उस सोच को देश जवाब देगा, उत्तर प्रदेश जवाब देगा। रूबिया खान है, वो कह रही है जो भी हिजाब पे जो हाथ डालेगा उसका हाथ हम काट देंगे। क्या कहेंगे? अब इस पे हम लोग क्या बोलेंगे, उनकी भाषा से समझ लीजिए। कितने सीटों पे दर्ज करेंगे जी? 326। ये थे मनोज तिवारी जी, बहुत ही शालीनता से जवाब दिया है। कहा कि हम 326 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। कैमरामैन अमर के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। राजेश्वर जी, आपका पहला चुनाव है, कितना चुनौतीपूर्ण है? अरे ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहाँ हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह मुद्दों को लेकर जा रहे हैं सरोजनी नगर में। यहाँ का चौमुखी विकास करना है। मैं सिर्फ माताओं का, बहनों का, युवाओं का, हर युवा के चेहरे पे मुझे मुस्कुराहट देख। सरोजनी नगर की जनता राजेश्वर सिंह को क्यों चुने? सरोजनी नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। यहाँ हर कार्यकर्ता राजेश्वर सिंह है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात देवभूमि की करेंगे। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों में आम जनता की परेशानियों को बढ़ा दिया है। पिछले लंबे समय से शहर में स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, लेकिन निर्माण की सुस्त रफ्तार से आम जनता को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सबको देखते हुए देहरादून जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्याधिकारी जो हैं डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एसी रोड पहुंच करके स्मार्ट सिटी के कामों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही निर्देश दिए हैं कि जल्दी गड्ढों को भर दिया जाए और रात के वक्त ही निर्माण कार्य किया जाए। ये मैं यहाँ पे ईसी रोड वाले स्ट्रेच पे देखने आया था। यहाँ काफ़ी कंप्लेंट्स भी मिल रहे थे कि डिपार्टमेंट्स ने बिना नोटिस दिए जो है यहाँ पे, जैसे बिजली विभाग है उन्होंने भी जो लाइन बिछाने के लिए खोदा हुआ है, और गेल ने भी जिस स्पॉट पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे गेल ने अपना काम किया हुआ है विदाउट गिविंग एनी ड्यू नोटिस। तो इनको वार्न कर दिया गया है कि जो काम रात को हो सकते हैं, जहाँ स्पीडली हो सकते हैं वो रात को करें, और जो इन्होंने गड्ढे वड्ढे खोदे हैं उनको टाइमली भर दें ताकि कोई किसी भी प्रकार का जो पब्लिक के लिए असुविधा ना हो।